नाज़िया जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से चैनल पर। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपकी वंदे शुक्रगुज़ार मातरम। हूँ कि आपने अपने प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे इनवाइट किया। जी, आज आपकी आवाज़ स्लो लग रही है, रुकिए मैं यहाँ से बढ़ाने के लिए देखता हूँ। नहीं एक्चुअली इतना प्रोटेस्ट और इतने डिबेट्स और उसके बाद फिर कोर्ट में भी चिल्लाना और फिर ऑफ़िस आओ तो भी चिल्लाओ तो थोड़ा-सा हो ही जाता है। और प्रोटेस्ट जिस चीज़ का हम कर रहे हैं, वो एक्चुअली में इतना दर्दनाक है ना कि कभी-कभी आँखें भर जाती हैं और मतलब ज़ुबान लड़खड़ाने लगती है क्योंकि जब उस बच्ची का पूरा छवि आँखों के सामने आने लगता है तो अपने आप में बहुत भयभीत जैसा एहसास होता है। बिल्कुल नाज़िया जी, आपने बिल्कुल सही कहा और हम सारे दर्शकों की तरफ से मैं आपको सैल्यूट करना चाहूँगा कि दिन-रात आप मेहनत करती है, समाज में सुधार लाने की पूरी आप कोशिश करती हैं, गलत को गलत कहती है, सही को सही कहती है। तो उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है इस देश में और हम चाहते हैं कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और लोगों के अंदर जो इंसानियत जो चीज़ होनी चाहिए, वो जगानी पड़ती है कई बार और आप जैसे लोग इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो नाज़िया जी, क्या है पूरा मामला? ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और क्या इसका कुछ बैकग्राउंड था? उसके बाद फिर हमने देखा कि बहुत सारी बातें आई, कहा गया कि भाई ये गैंग रेप है, फिर उसके बाद कहा नहीं, गैंग रेप नहीं था और फिर अंदर के ही लोग इन्वॉल्व थे और क्या कहते हैं उसको ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला है। बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी हुई है, तो आज आपसे जानना चाहते हैं पूरा खोल के डिटेल में कि क्या पूरा ये मामला था? इस मामले को पूरे डिटेल में कानूनी तरीके से और एक महिला होने के नाते बताने से पहले, मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि क्या औरत होना या बेटी पैदा होना अब संसार में गुनाह हो चुका है? क्या हमारे लिपस्टिक लगाने से हमारा बलात्कार होता है? हमारे वेस्टर्न आउटफिट्स को पहनने से हम मलाइंग होते हैं? क्या लड़की अगर गोरी चमड़ी की होती है, तो उसका बलात्कार होना बहुत ज़रूरी हो जाता है और उसका कैरेक्टर असैसिनेशन होना बहुत ज़रूरी हो जाता है? क्या वाक़ई में कपड़ा कपड़ा अगर छोटा होता है, तो ही मर्द जो है वो रेप करते हैं? क्या हम लिपस्टिक लगाना छोड़ दें, तो हमारे धरती पर बलात्कार बंद हो जाएगा? क्या हम काजल लगाना छोड़ दें, तो बलात्कार बंद हो जाएगा? क्या हम लोहे के टीन पहनना अगर स्टार्ट कर दें, तो हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन बंद हो जाएगा? अगर बंद हो जाएगा, तो कोई मुझे एक पूरी जमात आकर के ये लिख कर और एक कागज़ में लिख कर के साइन करके देने को तैयार है? नहीं। बिल्कुल, हम कभी सही सुनते कहा। हैं कि लड़की ने रिवीलिंग कपड़ा पहन लिया था तो रेप हो गया। अच्छा ठीक है, चलिए एक्सेप्ट कर लिया। अरे! इतना हीरोइन बनी घूमती थी, इधर-उधर जाती थी, तो रेप तो होना ही था। चलिए, मान ली अपनी गलती। अरे! कभी मॉडलिंग करती थी, तो कभी यहाँ, तो कभी वहाँ, बहुत सारे लड़कों को दोस्त बना कर के बैठी हुई थी, तो होना तो था ही ऐसा। चलिए, ये भी मान लिया, सर झुका लिया। अब को-एडुकेशन में पढ़ने के लिए जाएगी और लड़कों के बाइक पर घूमेगी, तो रेप तो एक दिन होना ही था ना। चलिए, अपनी ये भी गलती मान ली हमने। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि जो 3 साल की बच्ची का रेप होता है, उसका क्या गुनाह होता है? जो 22 महीने की बच्ची का रेप होता है, उसका क्या गुनाह होता है? जो 11 साल की बच्ची की थाई में सेडक्शन मिलता है मर्दों को, उसका क्या गुनाह होता है? अभी हालिया में उत्तर प्रदेश के एक गाँव में हमने देखा है कि एक 7 साल की बच्ची को एक नंग-धड़ंग मुल्ला जो है वो बेड पर पटक रहा है रेप करने के लिए। क्या गुनाह है उस बच्ची का? मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या गुनाह है? देखिए औरत को तोड़ने का ना बेसिकली साहिल औरत का बहुत स्ट्रॉन्ग हेड होता है और वो उसके अंदर सब्र की मात्रा बहुत ज्यादा होती है क्योंकि आपकी भी बहन होगी और जितने दर्शक सुन रहे हैं सबके घर में महिला होगी क्योंकि एक एक कमरे को घर
बनाने वाली औरत ही होती है। इस देश में, इस दुनिया में आबादी बढ़ाने वाली औरत ही होती है। एक मर्द बहुत को संसार में जोड़ने वाली भी औरत होती है। औरत वो मजबूत कड़ी है जो एक इंसान होकर के इंसान को जन्म दे देती है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सही आपने कहा है। अब बात आती है कि औरत को हमेशा हमेशा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हेड होती है, क्योंकि उसके सपने बड़े होते हैं, वो घर भी संभालने को तैयार हो जाती है, वो अपने करियर को भी सजाने को तैयार रहती है, वो बच्चे पैदा करने को भी तैयार रहती है, वो संसार संभालने को भी तैयार रहती है और सभी की शर्तों पर खुद को चलाने को तैयार हो जाती है कि तुम मुझे सलवार जंपर में बाहर जाने की अनुमति दोगे तो मैं वो भी तैयार हूं, लेकिन मुझे मेरा करियर संवारने दो। हर चीजों में वो तैयार हो जाती है। लेकिन फिर भी जब वो बुलंदियों को छूने लगती है, जब वो आसमान को छूने लगती है अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से, तो कहा जाता है ऐसे ही थोड़ी इतनी ऊंचाई पर चली गई, जरूर अपने बॉस के साथ सोती होगी। ऐसे ही थोड़ी इतना इतना अच्छा डिग्री आ गया इसके पास, जरूर इसकी डिग्री खराब होगी, पता करो तो कहीं फेक डिग्री तो नहीं है। अरे ऐसे ही थोड़ी अच्छा बोल लेती होगी, जरूर इसका कोई कंटेंट राइटर होगा। अरे ऐसे ही सोशल मीडिया पे इसको थोड़ी इतना हाइप मिल रहा है, जरूर इसकी कोई पीआर टीम होगी। अरे इतनी सुंदर ऐसे नहीं दिख रही है, जरूर कुछ ना कुछ सर्जरी कराई होगी। अरे एक नंबर की चरित्रहीन है ये, ऐसे तो बैठती है सलवार जंपर दुपट्टा में साड़ी पहन करके, लेकिन पब में भी जाती है, क्लब में भी जाती है। तो क्या हो गया? मतलब हम फ्री हो गए, हम पब में नहीं, जाते लेकिन हैं। इसमें नाजिया जी एक चीज समझ में नहीं आता कि ये सोच लोगों की कब बदलेगी कि भाई मर्दों को पूरे मजे लेने हैं अपने, और वो लेते भी है। और अगर महिला खुल के जीना चाहती है तो क्या दिक्कत हो जाती है? इनकी सोच इतनी छोटी की हो जाती है कि ये फिर उस पे सीधा कैरेक्टर पे हमला करने लग जाते हैं। कोई अगर पब में जा रहा है कोई फीमेल, तो क्या हो गया? ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है। वो अपने पैसा लेके जा रही है, वो अपने पैसे से वो एंजॉय कर रही है, तो उसमें गलत क्या है? ये नहीं, थोड़ी सही ना बात है कि है। अब वो पब में जा रही है या बाहर जा रही है या मॉडलिंग कर रही है या ऑफिस का काम कर रही है, तो अब नाउ उसने एक सामने से ऑफर दे दिया या टिकट दे दिया कि भाई अब मेरा रेप होना चाहिए। ये सही। कौन सी बात है? ये कैसी सोच है? नहीं, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि मर्दों की सत्ता हमेशा से चली आ रही है। पुरुषों का एक जोश और पुरुषों की सत्ता वो हमेशा चलती आई है। मैं अभी किसी पार्टी की प्रवक्ता या कोई पॉलिटिकल झंडा लेकर के आपके साथ नहीं बैठी हूँ, मैं एक महिला बन करके आपके सामने बैठी हूँ। जी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी औरत बहुत सक्सेसफुल होती है, तो मर्दों की एक मशीनरी काम करती है कि बस इसका कैरेक्टर एसिसिनेशन करके, इसको दबाकर, कुचल करके, इसको बेइज्जत करके, इसको घर पे बैठाया जाए। और औरतों ने किया भी है ऐसा। जब भी वो अपने कदम को आगे बढ़ाती हैं, जैसे ही उनका कैरेक्टर एसिसिनेशन होता है, वो बैकफुट ले लेती हैं, वो अपने आप को घर में बंद कर देती हैं। और यही वजह है कि हमेशा मर्दों को लगा है कि जितनी भी औरतों का कैरेक्टर एसिसिनेशन हम करेंगे, वो सारी की सारी घर में बंद हो जाएंगी। वो उनके चप्पल के नीचे अपने आप को दबा देंगी और वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेंगी, क्योंकि कुछ औरतों ने ऐसा कर दिया है। इसीलिए मर्दों की सत्ता को और हैवान पुरुषों को ऐसा समझ में आ चुका है कि हम ये स्ट्रैटेजी अगर रोज चलाएंगे और हर बढ़ती हुई तरक्की याफ्ता महिला पर चलाएंगे, तो हर वो महिला को हम कुचल सकते हैं, उसको घर में बंद कर सकते हैं, सिर्फ उसके कैरेक्टर एसिसिनेशन को करके। क्योंकि औरतें क्या होती हैं ना, वो बड़े नाजुक दिल की होती हैं। वो सोचती हैं कि हम समाज सुधार के लिए आगे निकले हैं, या हम अपना घर चला रहे हैं अपनी मेहनत करके, या हम डिग्री लेकर के आ रहे हैं और मेरा कैरेक्टर एसिसिनेशन हो रहा है। इट्स बेटर चलो हम घर में रहेंगे। लेकिन इन्हीं महिलाओं में से कोई झांसी की रानी भी निकल जाती है, इन्हीं महिलाओं में से कोई ममता बनर्जी और इंदिरा गांधी भी निकल जाती है, और इन्हीं महिलाओं में से कोई नुपुर शर्मा और नाजिया इलाही खान भी निकल जाती है। करते रहो
चलाते रहो मिशनरी और बोलते रहो अभद्र शब्दावली, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फिर भी रहेंगे समाज सुधार के लिए खड़े और हम बोलते रहेंगे। अब आते हैं इसमें डॉक्टर। एक जी, जी। नाज़िया जी, अभी जैसा कि आपने कहा और बहुत सही बात आपने की है कि बहुत सी बार जो होता है, एक महिला खुद महिला की दुश्मन हो जाती है और वो पूरा जो आप कह रहे हैं कि एक सोच बिल्डअप की जाती है। तो इसमें देखिए ना कि आपने तो ये प्रो महिलाओं के नाम अभी बताए हैं, लेकिन जो जो चीज़ आप कह रही थी, उसमें से एक एग्ज़ाम्पल हम अगर देखते हैं, तो ये सना खान जैसी जो महिलाएं हैं, जो एक टाइम पे फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रही है और काफी खुलकर इन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है, आज वही कैमरे पे आकर फिर उसके बाद खुद तो अपने आप को नहीं ढकती, जैसे कि वो लोगों को प्रेरणा देने की कोशिश करती है, लेकिन बात वही है कि वो खुद जो है औरतों को नीचे दबाने की कोशिश कर रही है, महिलाओं को नीचे दबाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे लोगों के अंदर का दोगलापन कब खत्म होगा? और ये खास करके चूंकि ये इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो मुसलमान अवाम में ज्यादा है, तो ये भोले भाले मुसलमान जो है वो कब समझेंगे कि हमको ये बेवकूफ बना रहे हैं सब मिलकर। देखिए साहिल, मैं टॉपिक को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगी। ये जी, हिजाबन जहादन का जो एक टॉपिक है, ये बहुत लेंदी है, फिर हम लोग डॉक्टर बिटिया के इंसाफ पर बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर मैं सना खान जैसी हिजाबन जहादन और पाकिस्तानी प्रेचर तारिक जमील की स्लीपर सेल पर अगर मैं बात स्टार्ट कर देती हूँ, तो फिर ये टॉपिक किसी दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है, जी, जी, बिल्कुल। लेकिन जी, मैं आप इतना अपना जरूर हाँ मुद्दा रखिए। हाँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि ये जितनी भी हिजाबन जिहादन हैं, अगर वाक़ई में इनको इस्लाम इतना पसंद है, मेरे लिए भी इस्लाम बहुत प्यारा है और वाक़ई में इस्लाम पसंद है इन हिजाबन जिहादन को भी, तो ये लोग सर्वोच्च न्यायपालिका में एक याचिका क्यों नहीं दायर करते हैं कि हम प्रॉपर इस्लामिक लॉ को मानेंगे और जिसमें इंक्लूडिंग इस्लामिक पनिशमेंट भी होगा। आधा-अधूरा क्यों मानना? आधा-अधूरा मानने की तो ज़रूरत नहीं है। हमारे अल कुरान में मज़ार परस्ती को गुनाह कहा गया है, तो ये हिजाबन जिहादन और ये दाढ़ी टोपी वाले, ये चवन्नी-अठन्नी लोग, ये क्यों नहीं सर्वोच्च न्यायपालिका में एक याचिका डालते हैं कि हम मज़ारों को तोड़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा अल कुरान मज़ार परस्ती को गुनाह बोलता है। छोटे-छोटे चीज़ों से स्टार्ट करें ना। भाई सिविल सही लॉ बात। में हम शरिया एंटर करेंगे और क्रिमिनल लॉ में हम भारत का कानून मानेंगे, क्योंकि उसमें बेल के प्रावधान है। अभी प्रयागराज में एक मदरसे के अंदर फेक नोट करेंसी का प्रिंट हो रहा था। एक मुल्ला बाहर निकल कर के बोलता है बच्चों से नादानी हो गई। बच्चों से नादानी हो गई। प्रयागराज में इमाम रिजवान ने एक 10 साल की मुसलमान बच्ची का रेप किया मस्जिद के अंदर, क्योंकि वो दीनी तालीम लेने के लिए जाती थी। क्या कोई निकला कि गुस्ताखे रसूल की सजा होगी, इमाम रिजवान की और सर तन से जुदा होगी, उसको इस्लाम से बॉयकॉट किया जाएगा? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। मतलब कि अ, मुसलमान रेप करेगा तो उसके औज़ार नहीं काटे जाएँगे इस्लामिक पनिशमेंट के हिसाब से, मुसलमान चोरी करेगा तो उसके हाथ नहीं काटे जाएँगे इस्लामिक पनिशमेंट के हिसाब से, और 1947 से लेकर के 78वें साल में हम भारत की आज़ादी में हम एंटर कर चुके हैं। इस 78 साल में एक भी ऐसा मुसलमान पैदा नहीं हुआ जो ये कहे जाकर के सर्वोच्च न्यायपालिका को और केंद्र की सरकार को कि हमको पूरा इस्लाम मानना है, जिसमें जिसमें मज़ार परस्ती नहीं होगी, जिसमें फ़िरका परस्ती नहीं होगी और जिसमें इस्लामिक पनिशमेंट भी होगा। तो मैं इन चवन्नी-अठन्नियों को तो बिल्कुल भी मुसलमान नहीं मानती हूँ। मैं तो इनको ये बस कारोबार कर रहे हैं, कोई सर पर हिजाब लगा करके कारोबार कर रही है, पूरा मेकअप करके, और कोई टोपी और दाढ़ी लगा करके अपना कारोबार कर रहा है। द थर्ड थिंग इज़, उसके बाद फिर मैं डॉक्टर बिटिया पर आ जाऊँगी। द थर्ड जी, थिंग इज़ कि अभी हेमंता बिस्वा शर्मा ने आसाम में कहा कि भाई विधानसभा के अंदर जो 2 घंटे का जुमा की नमाज के लिए ब्रेक मिलता था, वो अब आपको नहीं मिलेगा, आप ऐसे जाना चाहें तो जा सकते हैं। बिल्कुल, हम भी कोर्ट जाते हैं, हमें भी रमज़ान में अगर 5 बज जाता है, 4 बज जाता है,
वंस इन अ ब्लू मून ऐसा हो ही जाता है कि कभी लेट हो जाती है, तो हम अपने जूनियर्स पर या अपने सीनियर पर काम छोड़ करके हम पीछे से निकल जाते हैं अवतार करने के लिए। लेकिन मेरा सवाल ये पैदा हो रहा है कि 8 घंटा 10 घंटा हम चैनल्स नेशनल न्यूज़ डिबेट्स में होते हैं और वो 8 घंटा 10 घंटा हमारे मौलवी, मुल्ला, मुफ्ती, कारी, मुज़ाबिर, इमाम, हाफिज़ कुरान भी होते हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी होते हैं। तो ये पाबंदी से वक़्त पर नमाज़ कब पढ़ते हैं? ये तो टीवी पे चमकते रहते हैं। हमारे बिल्कुल। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम, उनका तो कोई चित्र नहीं है, उनकी तो कोई छवि नहीं है, उनका तो कोई फोटो नहीं है। फिर आप क्यों फोटोबाजी में लगे हुए हो? क्या मतलब उठता है? यूट्यूब का पैसा हराम है, पर सारे मौलवी मुल्ला मुफ्तियों का यूट्यूब चैनल चल रहा है। तो ये कौन सा इस्लाम मान रहे हैं? ये तो चुटिकबाज मुसलमान है। मैं तो इनको मुसलमान नहीं मानती। मैं उस मुसलमान को मुसलमान मानूंगी जिस दिन मुसलमान पुरुष खुद निकल करके बाहर आएगा और कहेगा कि फलाना मुसलमान ने रेप किया है, हम इसको इस्लाम से बॉयकॉट करते हैं और इसको इस्लामिक तरीके से इसका औजार कटवाते हैं और इसको बीच मजलिस में खड़ा कर करके पत्थर मार मार करके इसकी हत्या की जाएगी, जो इस्लामिक पनिशमेंट है। जिस दिन जो मुसलमान पुरुष ये निकल करके आकर के बोलेगा, मैं उसको सलाम करूंगी और मैं कहूंगी कि भारत में कोई मुसलमान है जो सच्चा है और अल्लाह तबारक ताला के प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत रसूल पर चल रहा है और अल्लाह तबारक ताला की बातों को मान रहा है। मैं तो तब मानूंगी ना। मैं क्यों मानूं इन मुसलमानों को मुसलमान? जी। अब आते हैं डॉक्टर बिटिया पर। 9 अगस्त था और मैं इंदौर में मेरी सभा थी और एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव था। अचानक से एक पॉपअप आता है मेरे फोन पर। फोन की घंटियां बजते बजते मतलब फोन गर्म हो जाता है कि दीदी ऐसा ऐसा हो गया। इंदौर से फिर मेरा दौरा था महाराष्ट्र, नागपुर, पुणे, ये सब, महाबलेश्वर, ये सब मेरा दौरा था। उस सब को कवर अप करते करते जब मैं बंगाल पहुंची, हालांकि मैं पूरे अपडेट्स भी ले रही थी और इस मुद्दे पर न्यूज पर भी बैठ रही थी। जब मैं बंगाल पहुंची तब मैंने विस्तार में सब कुछ पता किया। बेसिकली ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो लोग काम कर रहे थे उनको पहले से ही पता था कि आरजीकर हॉस्पिटल में किस हिसाब का स्कैम चल रहा है। 2021 से 2024 तक में आरजीकर हॉस्पिटल में 7 सुसाइड और भी हो चुका था। अब 7 सुसाइड? हाँ, अब वो भी क्वेश्चन मार्क में है कि क्या वो सुसाइड था सिर्फ या वो मर्डर था और रेप भी था, क्योंकि 7 सुसाइड जो 2021 से 2024 में हुआ है उसमें कई महिलाएं भी थी जिसको सुसाइड का नाम दिया गया। मेरा रूह तब कांप गया जब डिजीज्ड जो मेरी डॉक्टर बिटिया का मृत्यु हुआ है, उनकी माँ का इंटरव्यू जब मैंने देखा, जब वो रो रही थी, कलप रही थी और कह रही थी कि आंखों से कांच निकले हैं, हाथ की उंगलियां तोड़ दी गई हैं और दोनों पैर तोड़ दिए गए हैं, टेलबोन तोड़ दिया गया है, नेक तोड़ दिया गया है, जॉ लाइन तोड़ दिया गया है। पोस्टमार्टम के वक्त भी आंखों से ब्लीडिंग हो रही थी, वर्जाइना से ब्लीडिंग हो रही थी और कान कटे हुए थे। जब मैंने ये सुना है मेरा कलेजा दहल गया और कहीं ना कहीं शायद मुझे एक बात समझ में आ गई कि ये कोई साधारण रेप की घटना तो नहीं है। नहीं है ऑब्वियसली। हाँ, मतलब एक बेवड़ा जा रहा है, उसको एक लड़की नजर आ गई है, चलो हम अपनी ठरक निकाल लेते हैं, हम मुगले आजम के ठरके आजम बन जाते हैं और अपना डिस्चार्ज कर लेते हैं। ये वो नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। हालांकि मेरे 2 दिन की सभा और महाराष्ट्र में बाकी थी, मैंने इमीडिएट उसको कैंसिल करवाया और फिर मैं बंगाल आई। और उसके बाद फिर जैसे जैसे मैं तह में अंदर जाती गई तब फिर मुझे और फिर सारे न्यूज में भी आता गया कि भाई आरजीकर हॉस्पिटल में तो एक जमाने से पोर्नोग्राफी का काम चल रहा था। आरजीकर हॉस्पिटल में एक जमाने से ऑर्गन ट्रैफिकिंग का काम चल रहा था। आरजीकर हॉस्पिटल में एक जमाने से
बायोकेमिकल स्कैम का कारोबार चल रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग का काम चल रहा था, इंटरनी डॉक्टर्स के साथ अभद्र हरकतें बहुत जमाने से डरा करके धमका करके चल रही थी, बहुत जमाने से नशे का व्यापार चल रहा था। और 3 बार संदीप घोष जो अभी सीबीआई की हिरासत में है, उसका 3 बार ट्रांसफर आता है, पर वो काली घाट में जाकर के माथा टेकता है और बस उसका ट्रांसफर रुक जाता है, बस उसका ट्रांसफर रुक जाता है। संदीप घोष के ऊपर पिछले 1 साल से कई ऐसे पूर्व वहां के जो अधिकारी हैं आरजीकर हॉस्पिटल के, वो ममता बनर्जी की सरकार को कंप्लेन लेटर्स दे रहे थे, मेल कर रहे थे, पुलिस प्रशासन को मेल कर रहे थे, पर संदीप घोष का ना ट्रांसफर हो रहा था, ना उसको सस्पेंड किया जा रहा था और ना ही उस पर कोई कार्रवाई हो रही थी। और वो माफिया डॉन की तरह वो आरजीकर हॉस्पिटल में एक हॉरर कार्रवाई और हॉरर स्कैम और एक हॉरर सिनेरियो सर्कमस्टांसेस को वो आराम से चला रहा था। अब ऐसे मौके पर ममता बनर्जी से अगर सवाल ना किया जाए तो हम किससे सवाल करें? वही है ना मुख्यमंत्री। और उनको तो पहले भी चिट्ठियां दी गई हैं, उनको तो पहले भी सारे इंफॉर्मेशन दिए जा रहे थे, तो वो कहाँ सोई हुई थी? कौन से नींद का टैबलेट उन्होंने खाया हुआ था? अब क्या है कि ये बच्ची बहुत सारे रहस्य को जान चुकी थी। इस बच्ची को 36 घंटे 38 घंटे ड्यूटी करवाई जाती थी, मेंटली टॉर्चर करने के लिए, फिजिकली टॉर्चर करने के लिए। फिर भी ये बच्ची जो थी, ये अटल थी कि भैया हम तो बोलेंगे तुम लोगों का सारा कार्यक्रम। इसको मारना तो था ही इसको, लेकिन वो तय था साहिल, वो तय था कि इसका तो मुंह बंद करवाना है। लेकिन सिर्फ अगर मर्डर होता तो सुसाइड जो है वो गेम प्लान जैसे 7 के साथ हुआ, वो इसके साथ हो नहीं पाता। बहुत बड़ी घटना हो जाती और डायरेक्ट मर्डरर को ढूंढा जाता और वजह ढूंढी जाती। लेकिन इसको डाइवर्ट करने के लिए, और क्योंकि महिला भी थी, तो डाइवर्ट करने के लिए भी और थोड़ा मजा ले लेने के लिए भी इसका रेप भी किया गया, ताकि जनता ये प्रोटेस्ट करते रहे और सबको ये बोलता रहे कि रेप हुआ, और जो मेन जो मुद्दा था वो छुप जाता और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार जो है वो बच जाती। क्योंकि हमारे भारत में एक दिन में 86 से ऊपर रेप होते हैं जो एफआईआर होते हैं। इसके अलावा कितने हो जाते हैं जिस पर एफआईआर भी नहीं होते हैं? ठीक है, तो सारे एक दिन के 86 रेप में ये भी काउंट हो जाएगा और जो मेन मुद्दा है वो बिहाइंड द कर्टन वो छुप जाएगा। ये पूरी स्ट्रैटेजी और ब्लूप्रिंट रेडी था। अब क्योंकि प्रोटेस्ट इतना ज्यादा हो गया, सिर्फ राज्य नहीं, सिर्फ देश नहीं, पूरी दुनिया साथ में आ गई इस प्रोटेस्ट के। स्वीडन में प्रोटेस्ट हो गया, इटली में प्रोटेस्ट हो गया, अमेरिका में प्रोटेस्ट हो गया, यूएस में प्रोटेस्ट हो गया, मतलब दुनिया के हर कोने में डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया। और जिस पाकिस्तान को हम रोज गालियां देते हैं, उस पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने पोस्ट किया और डॉक्टर बिटिया के इंसाफ के लिए आवाज उठाई, जिसमें से एक जम्मू एंड कश्मीर की पीओके की जो महिला है पाकिस्तानी, उसको तो ब्लास्फेमी के इल्जाम में अरेस्ट भी कल कर लिया गया है कि उसने भारत की डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ क्यों मांगा। अब ये प्रोटेस्ट की वजह से क्या हुआ कि भाई रेप का एक आरोपी सिविक पुलिस। अब सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है ममता बनर्जी पर कि आप कैसे पुलिस को आप रिक्रूट करती हैं, जो पोर्नोग्राफी देखता है, जो प्रोस्टिट्यूट एरिया जाता है, जो नशा करता है, जो गंजेड़ी है, नशेड़ी है, बीवी को मारता है और उसके बाद फिर पेट में ही बच्चा मार डालता है, और उसके ऊपर जो भी कार्रवाई बीवी और सास ससुर करने के लिए जाते हैं, वो पुलिस वाले उसका बीवी का और सास ससुर का कोई कंप्लेन नहीं लेते हैं। और संजय रॉय जो प्राइम एक्यूज्ड है, उसको पुलिस डिपार्टमेंट बचाता है, उसको थाना बचाता है, वो कमिश्नर का, कोलकाता पुलिस कमिश्नर की बाइक को इस्तेमाल करता है। मतलब एक सिविक पुलिस का इतना मतलब अधिकार कैसे हो सकता है? और ये कैसी होम मिनिस्टर वेस्ट बंगाल हैं जो ऐसे नशेड़ी, ऐसे गंजेड़ी, ऐसे आवारा अब्दुल्ला को उन्होंने अपने सिविक पुलिस में रिक्रूट किया है।
अब वो तो अरेस्ट हो गया। अरेस्ट होने के बाद जब उसको ये पता चला कि भैया अब तो फांसी का डिमांड हो रहा है, अब तो बात फांसी की आ रही है, अब संजय रॉय बहुत परेशान हो गया कि अब फांसी हो जाएगी मेरी, अब तो प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। तब संजय रॉय उगलना स्टार्ट किया कि भाई मैं इसमें अकेला नहीं हूँ, मेरा 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 पॉलीग्राफी टेस्ट करवाओ, मैं इसमें अकेला नहीं हूं, और जो लोग हैं उसको बुलाओ। अब तो वो समझ गया कि भैया अब तो मुझे तो बलि का बकरा बना दिया गया है, मुझे तो समझा बुझा करके अरेस्ट करवा दिया गया है, मैंने अपना गुनाह एक्सेप्ट भी कर लिया है, लेकिन जो मेन आरोपी है वो तो अभी भी अय्याशी पेल रहे हैं, वो तो अभी भी बड़ी मस्ती में बंगला में है। तो उसने सियालदह कोर्ट में खड़े होकर के उसकी वकील ने कह दिया कि भैया मेरा जो क्लाइंट है, जो इस केस का प्राइम एक्यूज्ड अभी है, वो अपनी पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना चाहता है और वो सत्य बोलना चाहता है कि वो इसमें अकेला नहीं था। अब बात यहां पर आती है कि आज ममता बनर्जी साहिबा ने एक स्पेशल सभा बुलाई और विधानसभा में उन्होंने एक एंटी रेप केस पर एक बिल उन्होंने रखा पटल पर। जब उन्होंने बिल रखा है तो उन्होंने कहा कि फांसी की सजा होनी चाहिए। चलिए ममता बनर्जी जी, मैंने आज सारे नेशनल न्यूज को कहा है कि मैं ममता बनर्जी की इस बिल पर स्वागत करती हूँ। फॉरगेट अबाउट पार्टी एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल कलर में लाना ही नहीं चाहती हूँ इसमें, क्योंकि ये बेटी का सवाल है, ये औरत की इज्जत का सवाल है, और मैं अपने जात की नहीं हुई तो मैं किसी और की क्या हो जाऊंगी। तो मैंने कहा कि मैं ममता बनर्जी के और भारतीय जनता पार्टी के 77 एमएलए ने विधानसभा के अंदर ये कहा कि हम लोग ममता बनर्जी के इस बिल का स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जो पुराना कानून था आईपीसी का, उसमें 354A, 354B, 354D, 376, 376D, 376C, ये सारे भी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्शंस थे। फिर उसको और भी स्ट्रॉन्ग कर करके सेक्शन 69 में फांसी के प्रावधान भी बीएनएस में दिए गए हैं। आप भी फांसी मांग रही हैं, और जो हमारा बीएनएस और बीएनएसएस जो नया कानून आया है केंद्र की सरकार से, वो भी फांसी की बोल रहा है। चलिए ठीक है भैया, फिर भी मैं मान लेती हूँ फांसी होनी चाहिए, लेकिन क्या आपके पुलिस की कोई अकाउंटेबिलिटी है? आपका पुलिस तो ना आईपीसी की धारा को मानने को तैयार है, आपका पुलिस ना बीएनएस और बीएनएसएस को मानने को तैयार है। तो कैसे हम मान ले कि आपका सिविक पुलिस जो रेप करता है, पोर्नोग्राफी देखता है, आपका सिविक पुलिस जो नशा करता है, आपका सिविक पुलिस जो मर्डर करता है, ब्रूटल रेप करता है, वो आपके बनाए हुए बिल को और आपके बनाए हुए कानून को वो मान लेगा? हम कैसे यकीन कर ले? 2012 से 2024 तक में हजारों लाखों ऐसे रेप की घटनाएं हैं, जिसमें मैं कुछ पढ़ करके बता देती हूँ, जिसके आरोपी अभी आराम से अय्याशियां पेल रहे हैं। पार्क स्ट्रीट रेप केस 2012, नासिर खान 5 स्टार होटल में शादी। कामदनी रेप केस 5 आरोपियों को एक्यूटल इज्जत से बाहर निकले हैं। मध्यम ग्राम रेप केस 2013, जादवपुर यूनिवर्सिटी रेप केस 2014, गगनापुरा रेप केस मर्डर केस 2015, उसके बाद बामन घाटा रेप केस 2017, संदेश खाली रेप केस 2020, हासखाली रेप एंड मर्डर केस 2022, कालियागंज रेप केस एंड मर्डर 2022, डायमंड हार्बर गैंग रेप केस 2023, आर्जिकल मेडिकल रेप कॉलेज ब्रूटल रेप एंड मर्डर केस 2024। ये मैंने चंद बताए हैं, चंद। तो क्या दीदी ने इनको फांसी क्यों नहीं दिया? उसकी वजह दीदी बता सकती हैं क्यों नहीं दिया? इसमें प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन बहुत ऐसे नहीं हुए थे जैसे अभी डॉक्टर बिटिया के लिए हो रहे हैं। एक राज्य के अंदर प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन अब इस पर भी सवाल उठता है कि हम ममता बनर्जी पर कैसे भरोसा करें? फिर से दोबारा, जो ममता बनर्जी नासिर खान कादर खान रेप करता है, तो वो साफ कहती है कि ये सजीवी घटना है, और उनकी ही सांसद कहती हैं कि वो सेक्स फॉर कैश था, वो क्रिश्चियन लड़की थी, उसने पैसे वैसे ज्यादा मांगे, मुसलमान लड़का बेचारा दे नहीं पाया, इसीलिए उसने रेप केस डाल दिया है। और उनका वो स्टेटमेंट अभी वायरल हो रहा है। अभी 2 दिन पहले काकुली दस्तीदर, जो ममता बनर्जी की सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है टीएमसी की, उन्होंने एक बड़े नेशनल न्यूज, बंगाली न्यूज चैनल को बोल दिया
कि अरे वामपंथ के जमाने में तो जो डॉक्टर प्रोफेसर हुआ करते थे वो स्टूडेंट्स को गोद में बैठा करके वो उनसे उनका एग्जाम लिया करते थे। मतलब एक महिला होकर के महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन कैसे कर लेती हैं ये लोग, कैसे कर लेती हैं, कैसे मुंह से निकल जाता है। देखो, अभद्र मर्द जो अपनी माँ को भी कभी इज्जत नहीं देता होगा और अपने माँ के भी गुप्त अंग को झांकता होगा, वो अगर औरत का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है तो हम समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं। लेकिन एक औरत होकर के औरत का कैरेक्टर असैसिनेशन, एक औरत होकर के औरत की तस्वीरें दिखाना, एक औरत होकर के औरत को मलाइन करना, एक औरत होकर के औरत को डिफेम करना, एक औरत होकर के औरत को बेइज्जत करना, एक औरत होकर के औरत का चीरहरण करना, ये औरत है। इसको तो औरत नहीं बोला जाएगा। ये तो औरत के नाम पर कलंक है, ये सारी औरतें तो कलंक है। अब फिर से मैं कहना चाह रही हूँ कि चलो ठीक है, आप सीबीआई से ममता दीदी भी जस्टिस मांग, जस्टिस जस्टिस हमको जस्टिस चाहिए, हमको जस्टिस चाहिए सीबीआई से। हालांकि सीबीआई जस्टिस नहीं देता है, जस्टिस न्यायपालिका देता है, महामहिम अदालत देता है। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि जिन केसेस को मैंने गिनवाया वो भी सीबीआई में नहीं गया था। आप ममता दीदी, आपको अगर वाकई में महिलाओं के प्रति मोहब्बत होती और आपको वाकई में ममता के हृदय में ममता होता तो आप ये सारे आरोपियों को आप रेमिशन नहीं दिलवाती, आप एक्यूटल नहीं दिलवाती, आप फांसी पर चढ़ाती। अब चलिए 48 घंटे में, अभी प्रोटेस्ट चल ही रहे हैं, 48 घंटे में हमारे इस राज्य में पश्चिम बंगाल में 7 और रेप हो चुका, 7 और रेप हो चुका। अब मैं आपको गिनवाती हूँ। उत्तर दिनाजपुर में मोहम्मद अवैस ने मदरसे के अंदर एक बच्ची का रेप किया, रेप कर करके उसको प्रेग्नेंट कर दिया। कूच बिहार में मोहम्मद खैबर ने एक 8 साल की बच्ची का, हिंदू बच्ची का रेप किया और उसके बाद फिर पुलिस एफआईआर नहीं ले रही थी। फोर्सिबली सारी जनता रोड पर आ गई, तब एफआईआर लिया गया और तब फिर उसको अरेस्ट किया गया। तो दीदी, आप मोहम्मद अवैस को और मोहम्मद खैबर को आप फांसी पे चढ़ा दीजिए। ये मामला तो ना सुप्रीम कोर्ट में है और ना ही ये मामला सीबीआई के हाथ में है, ये तो आपकी पुलिस के हाथ में है। चलिए, एकदम तत्काल में आप उठिए और फांसी चढ़ा दीजिए इनको। पर नहीं, नहीं। ये एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, अगर इतना ही उनको महिलाओं के लिए इतनी अगर फिक्र है। बल्कि मुझे तो ये समझ में नहीं आया था कि भाई दीदी ने जो है वो जो प्रोटेस्ट निकाला था, जुलूस निकाला था, तो किस लिए निकाला था? आई मीन किसके अगेंस्ट निकाला था उन्होंने? ये मेरे समझ से बाहर था एकदम। मैं उसको समझाती हूँ जी। ममता बनर्जी साहिबा के पास बहुत सारे मंत्रालय हैं। वो इस राज्य की मुख्यमंत्री हैं, वो इस राज्य की पुलिस मंत्री हैं, वो इस राज्य की हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो इस राज्य की माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं। तो ममता बनर्जी साहिबा रोड पर निकली और ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी से पूछा कि तुम एज अ पुलिस मिनिस्टर बिल्कुल फेल हो। फिर ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी से पूछा कि तुम एज अ हेल्थ मिनिस्टर क्यों फेल हो गई। फिर ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी से पूछा कि तुम महिला हो और महिलाओं का ही बलात्कार होता है। फिर ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी से पूछा कि आखिर बलात्कारियों के ऊपर तुम्हारे आंचल का सुरक्षा क्यों होता है। फिर ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी से पूछा कि तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट में बलात्कारी पुलिस ऑफिसर कैसे आ गए। फिर ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी से पूछा कि और भी ऐसे बलात्कारी मानसिकता के पुलिस ऑफिसर हैं क्या। फिर ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी से पूछा कि औरत की इज्जत करना तुम अपनी सांसदों को कब सिखाओगी। फिर ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी से पूछा कि ये सारे स्कैम और सारे जो ये अश्लीलता के नंगे नाच हो रहे थे, क्या तुमको सच में नहीं पता था या झूठ बोल रही हो। फिर ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी से पूछा कि तुम महिला हो, क्या आने वाली पीढ़ी तुमको इज्जत दे पाएगी। फिर ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी से पूछा कि सारे स्कैमबाज, सारे आरोपी तुम्हारे ही दल बल से क्यों निकलते हैं और तुम्हारे ही मंत्रालय से क्यों निकलते हैं। फिर ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी से पूछा कि तुम्हारे दल के ही लोग और मुसलमान नेता मंत्री बलात्कारियों को अपनी लुंगी में सुरक्षा क्यों देता है। फिर ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी से पूछा कि ये संदीप घोष जो इतना बड़ा मॉन्स्टर था, इतना बड़ा ये स्कैम बाज था, इसका तुम ट्रांसफर क्यों रोक रही थी।
फिर ममता बनर्जी से पूछा कि जब संदीप घोष का काला चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने आ गया तो और जब उसने रिजाइन कर दिया तो तुमने उसको अवार्ड क्यों दिया और एक बड़े अस्पताल में उसको प्रेसिडेंट बना करके क्यों भेज दिया। फिर ममता बनर्जी से पूछा क्या आने वाली पीढ़ी, आने वाला जनरेशन एक भी महिला तुमको इज्जत दे पाएगी। तो ममता बनर्जी ने साहिल इसलिए प्रोटेस्ट निकाला था। अच्छा, तो ये पूरा खेला था पीछे उसका, ये खुद की लड़ाई खुद से लड़ रही थी दीदी, और अपने ही खिलाफ उन्होंने फिर एक मोर्चा निकाल लिया। देखो साहिल, होता क्या है ना, ये हम लोग जजमेंटल नहीं है। हमारा जो होता है वो मुंह पर होता है, जो दिल में होता है हम मुंह से बोल देते हैं। लेकिन जो लोग पीठ पीछे बैठ करके किसी की बुराइयां करते हैं या किसी स्कैम का हिस्सा होते हैं या किसी बहुत बड़ी गंदगी का हिस्सा होते हैं या किसी को खत्म करने की साजिशों में वो जो निप्त होते हैं, वो अपने आप से बहुत सवाल करते हैं। मैं 1-1.5 साल मैंने साइकोलॉजी बहुत पढ़ी है और तुमको बहुत अच्छे से पता है साहिल कि मैं बुक्स बहुत पढ़ती हूँ। तो जब मैं साइकोलॉजी की किताब पढ़ रही थी तो मुझे ये चीज का अंदाजा लगा कि जो कोई भी गलत करता है या किसी पर जजमेंटल स्टेटमेंट पास करता है या किसी क्राइम में मुब्तला होता है, वो लोग अपने आप से बहुत सवाल करते हैं और वो अपने आप को समझाते भी हैं एकांत में कि ये गलत है, लेकिन उनका जो बैड कैरेक्टर है वो उन पर हावी रहता है और उनको प्रोवोक करता है गलत करने के लिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही फरमाया। तो अब इसका यानी अभी कहाँ तक मामला पहुंचा है? क्या जितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, मैंने सुना है कि प्रिंसिपल भी खुद इन्वॉल्व था ये सारी चीजों में। तो अब कहाँ है मामला? कितने लोग इसमें पकड़े गए? क्या इंसाफ वाकई में उसको, उस डॉक्टर को मिलेगा? नहीं, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि सीबीआई पूरे एफर्ट के साथ, पूरी एनर्जी के साथ इस मामले को देख रही है और अब तक संदीप घोष के साथ-साथ उसके 3 और चुन्नू-मुन्नू अरेस्ट हो चुके हैं, जो कल रात को ही अरेस्ट हुए हैं। हमारा डिमांड, हमारा प्रोटेस्ट उस वक़्त तक नहीं रुकेगा, जब तक वो रेपिस्ट जो बंगलों में और नेता मंत्रियों की सुरक्षा में सुरक्षित हैं, वो जनता के सामने ना आ जाएं, वो जेल की सलाखों में ना पहुंच जाएं, तब तक ये प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा। हम करते रहेंगे। आज कलकत्ता हाई कोर्ट से हम सभी वकीलों ने ये प्रोटेस्ट निकाला था। आपको मैंने कुछ पिक्चर्स भी आपने मेरे को पूछा था तो मैंने बोला भी कि हाँ, मैं अभी प्रोटेस्ट में हूँ। तो आज हमने निकाला था और हम गवर्नर हाउस तक गए थे और हम लोग हर रोज प्रोटेस्ट निकालेंगे और हमसे जितना बन पड़ेगा हम इस पर बिल्कुल आवाज उठाते रहेंगे। हम उन बलात्कारियों का चेहरा देखना चाहते हैं जो किसी बड़े लीडर के छत्रछाया में छुपा हुआ है और जो ये सोच रहा है कि पॉलिटिकल पावर और पैसा उनको सुरक्षित कर लेगा। ये मुमकिन नहीं होगा और केस बहुत खूबसूरत दिशा में जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि न्याय बहुत नज़दीक है। मैंने परसों ही कहा था कि कुछ लोग अरेस्ट होंगे, आप देख लेना 24-48 घंटे के अंदर और कल रात में हुए और आज आपके चैनल पर, आपके प्लेटफ़ॉर्म पर मैं कह रही हूँ कि विदिन 4 टू 5 डेज़ उन आरोपियों की शक्ल हम देखेंगे जो अब तक हिजाब के अंदर हैं। जी, तो उन मतलब भाग नहीं सकते वो, आप ये कहना चाह रही हैं? ना भागने देंगे और ना ही एड इंटरिम बेल, रेमिशन ग्राउंड पे बेल, एक्यूटल ऐसा कुछ भी प्रावधान भी नहीं होने देंगे। सर्वोच्च न्यायपालिका के सामने अगर माथा फोड़ना होगा, तो वो भी फोड़ेंगे, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ फांसी की सज़ा ही दिलवाएँगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बिल्कुल, आपने सही कहा है कि ये इस तरीके के जितने भी मामले होते हैं, इस पे फास्ट ट्रैक पे इन केसेस को कंप्लीट करना चाहिए और जो भी इसमें आरोपी है, दोषी है, उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए ताकि एक एग्ज़ाम्पल बने और इसमें यानी वो लोगों को भी सख्त सज़ा देनी चाहिए जो सबूतों को के साथ छेड़छाड़ करते हैं और कोशिश करते हैं आरोपियों को बचाने की, तो उनको भी सज़ा देनी चाहिए ताकि हमारे देश में चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे कोई भी जगह हो, पूरे भारत में किधर भी किसी की हिम्मत ना हो, किसी महिला के साथ वो बलात्कार करे।
तो ये याचिका जो जी, है साहिल, मैं क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है और देश दुनिया के लोग आपको सुनते हैं, क्योंकि कई बार एयरपोर्ट पे मुझसे एक अमेरिका के जर्नलिस्ट मुझसे मिले थे, तो उन्होंने भी तुम्हारा जिक्र किया था। तो अच्छा, क्योंकि देश दुनिया के लोग आपको सुनते हैं, तो इसलिए मेरी एक याचिका गई है जिसमें मैंने न्यायपालिका से ये दरखास्त किया है कि जो लोग भी फेक आईडी बना करके महिलाओं को गाली-गलौज करते हैं या महिलाओं को डिफेम करते हैं, तो ऐसे कोई सिस्टम या कमिटी बनाई जाए हर एक पुलिस चौकी पर, जिसमें 24 घंटे के अंदर वो फेक आईडी वाला व्यक्ति अरेस्ट हो जाए। क्योंकि साहिल होता क्या है ना, कि जो व्यक्ति आपको फेक आईडी बना करके गंदी-गंदी अभद्र भाषा और गालियाँ परोस रहा है, क्या ही पता कल अकेले मिल जाए लड़की तो उसका रेप भी कर दे, है ना? बिल्कुल, क्योंकि जो बिल्कुल सही कहा गालियाँ आपने। परोस रहा है महिलाओं को, डेफिनिटली ही इज़ हैविंग डायबोलिक क्रिमिनल रेपिस्ट माइंड, and this is हुँ, not only obnoxious, this is annexous for the society as well as for the safety and security of the women. सही, तो ये बिल्कुल मेरी सही एक कहा। है, और मैं आपको आपके चैनल को देखने वाली सभी महिलाओं को मैं कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई भी फेक आईडी से अगर आपको गाली-गलौज करे या आपको अभद्र टिप्पणियाँ पास करे, एक होता है कन्वर्सेशन और एक होता है कन्फ्रंटेशन और एक होता है डिस्कशन। अगर चीज़ें हुँ, वहाँ तक है, तो ठीक है, इट्स ऑल राइट। बी पोलाइट, बी स्मूथ। लेकिन अगर वो डिफेम और मलाइन पर आ चुका है, वो आपको अभद्र शब्दावली कह रहा है, तो इमीडिएट अपने लोकल पुलिस स्टेशन के साथ-साथ अपने एसपी को, अपने डीएसपी को, अपने साइबर क्राइम को और अपने कमिश्नर को टैग करें और साथ-साथ अपने चीफ मिनिस्टर को भी टैग करें, क्योंकि जैसे-जैसे ये मेरी ये याचिका आगे बढ़ेगी, इसकी हियरिंग आगे बढ़ेगी, इस पर एक कानून बनेगा और कानून बन कर के सभी सारे मुख्यमंत्री को ये बात समझनी पड़ेगी कि महिलाओं की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है इस देश में। बहुत ज़बरदस्त हम आपके साथ हैं इसमें। अमित साहब वो वीडियोज़ बता दें जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो कि नाज़िया जी ने मेरे साथ शेयर किया हुआ है। ये कोलकाता हाई कोर्ट का है? जी, जी, जी। अच्छा, चलाइए। আজকে রাজ্যপালের স্মারকলিপিতে দলে দলে যোগ দিন আজকে রাজ্যপালের স্মারকলিপি দেওয়ার দাবিতে দলে দলে যোগ দিন লড়াই লড়াই না চাই লড়াই লড়াই না চাই অবিলম্বে উই ওয়ান্ট উই ডিমান্ড क्या मतलब था, ज़रा हमारे दर्शक जो कि बंगाली नहीं जानते हैं, क्या कह रहे थे इसमें? ये सारे रिनाउंड कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील हैं, कुछ हमारे इंटर्नी हैं और कुछ जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, हम सब एक साथ, ये एक्चुअली काफ़िला बहुत बड़ा है, बहुत हुँ, लंबा-चौड़ा है। तो हम कलकत्ता द ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट के गेट से हमने स्टार्ट किया था और हम इसमें डिमांड कर रहे हैं कि हम लड़ेंगे, चाहे मरना होगा तो मरेंगे भी, लेकिन हम लड़ेंगे और हम इंसाफ इंसाफ लेकर आएँगे और महिलाओं पर जो अत्याचार और महिलाओं का जो कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, उसको हम बंद करवाएँगे और जस्टिस जो हमारा डिमांड है, उस जस्टिस को हम लेकर रहेंगे। बहुत ज़बरदस्त। तो ये इसकी कुछ पिक्चर्स भी है, अ, और भी है ना? जी, ये देखिए। तो नाज़िया जी और पूरी जो उनका जो ग्रुप है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है वहाँ पर हाई कोर्ट के पास, और ये ज़रूरी है ताकि लोगों की आँख खुले और जो अथॉरिटीज़ है, वो इस मामले को जल्द से जल्द जो है फैसले तक पहुँचाए और आरोपियों को वो सज़ा दे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया नाज़िया जी, आपने हमें वक़्त दिया, एक और बल्कि बात है हाँ, साहिल मुझे, जी, जी। मेरी परसों रात को पटना के एक बहुत ही जाने-माने डॉक्टर हैं, डॉक्टर ऋषभ प्रसाद से बात हो रही थी। जी, मैं उनको तो मैं अपना छोटा भाई मानती हूँ, मेरे से उम्र में भी काफ़ी छोटे हैं। तो उन्होंने बार-बार और काफ़ी साल के बाद मेरी उनसे बात हुई, काफ़ी साल के बाद, तकरीबन आई थिंक 2018 में बात हुई थी, 2018 में, उसके बाद 2024 में बात हुई है। तो डॉक्टर ऋषभ प्रसाद आपको एप्रिशिएट कर रहे थे
और उन्होंने कहा था कि कभी-कभी वो आपको कुछ डोनेट भी करते हैं, कुछ आपको हेल्प भी करते हैं और उन्होंने कहा था कि आप थोड़ा बहुत डॉक्टर ऋषभ के लिए अगर अपनी ज़ुबान से थैंक यू बोलेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा क्योंकि आफ्टर ऑल अरे डॉक्टर ऋषभ प्रसाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत खुशी हुई कि आप हमको सुनते हैं, देखते हैं, यानी हमको इस काबिल समझते हैं कि अपना इम्पोर्टेंट जो वक्त होता है उसमें से वक्त निकाल के अगर आप हमको देख रहे हैं, दैट मीन्स के थोड़ी यानी यानी हमें उस काबिल आप समझ रहे हैं, तो ये बहुत हमारे लिए बड़ी बात है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी सपोर्ट एंड ऑल दी लव एंड ऑल दी अप्रिसिएशन। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया जी, आपने उनकी बात मुझ तक पहुंचा दी है। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे तो समझ में नहीं आता है साहिल के सारे लोग मुझे क्यों नॉक करते हैं एयरपोर्ट पे। अब साहिल जी के चैनल पर बैठिएगा तो उनको कहिएगा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब जहाँ कितनी बार तो मुझे जो इंडियन ओरिजिन है, जो भारत के हैं हमारे, लेकिन वो विदेश में रह रहे हैं, तो वो लोग भी मुझे कहते हैं दोबारा आप बैठिएगा साहिल जी के यहाँ तो आप जरूर कहिएगा कि फलाना देश से ये आदमी हमको मिला था और वो साहिल जी को नमस्ते कर रहा था। तो ये चीजें मैंने खुद प्रैक्टिकली देखी है आपके बारे में। मुझे भी बहुत खुशी होती है कि आप एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, अवेयरनेस का प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। हम सब लोग आपके साथ हैं, कभी भी खुद को कमजोर मत समझिएगा क्योंकि मेरी पूरी लीगल टीम आपके साथ है। थैंक यू सो मच नाजिया जी। और बहुत खुशी होती है और बल्कि एक मोटिवेशन मिलता है कि भाई हम जो काम कर रहे हैं लोगों में अवेयरनेस फैलाने का, लोगों के अंदर से कट्टरता को निकालने का, तो जाहिर सी बात है बहुत खतरे का काम है। कई सारे लोग चाहते हैं कि आवाज बंद करा दी जाए किसी तरीके से। तो आप जैसे लोग जब हमारे साथ है और हमें ये बात पता है तो वो एक मोटिवेशन भी होता है और एक राहत भी रहती है कि भाई है साथ में कोई ना कोई जरूर है। बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नाजिया जी। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट टाइम जब हमने स्ट्रीम आपके साथ की थी तो तकरीबन 2 घंटे के आसपास जो है आप हमारे साथ थी। हालांकि मैंने आपके आज तक के जितने भी वीडियोस मैंने देखे हैं, जितने चैनल्स पे आप जाती है, तो मैक्सिमम 20-25 मिनट में सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एक वाहिद हमारा चैनल है जहां पे हम आपको रोक ही इतने लेते हैं और अभी भी आपने ऑलमोस्ट 1 घंटा कर ही दिया है। ऑलमोस्ट जी 1 जी घंटा कर ही दिया।